अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? जी बच्चों, कल की क्लास तक हमने पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस बेटा आमतौर पे मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर सवाल खुद करवाऊँ। बेहतर है कि आप पहले सॉल्व करें, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अगर स्टूडेंट्स को किसी ट्रांजैक्शन में कोई इशू आ रहा हो तो वहाँ पे इन्फिरिटी फील ना करे, स्ट्रगल फील ना करे, वो मेरे सोल्यूशन से देख के या सुन के उससे आगे मूव कर जाए। आई होप सो कि आप बच्चों ने पहले खुद से प्रैक्टिस किए हैं ये क्वेश्चंस जो अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। टेंथ तक किए थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नहीं बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 12। और 10 12 में आया हुआ, इसके बाद 11 भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बेटा साथ साथ आगे क्वेश्चंस भी करें और पिछले चैप्टर्स को भी रिवाइज करें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। कहते हैं जी पास कहता जी पास रेक्टिफाइड एंट्रीज विदाउट नरेशन। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। टू करेक्ट द अबव एरर्स, यानी अबव एरर्स सारे ही एरर्स हैं। उसने ये नहीं लिखा वे नेसेसरी। तो सबसे पहले हमने रेक्टिफाइड एंट्रीज पास करनी है। बी रिक्वायरमेंट में कहते हैं रिकैलकुलेट द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को रिकैलकुलेट करें आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट अबव करेक्शंस। तो रेक्टिफाइड एंट्रीज को मद्देनजर रखते हुए हम प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे। 24 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑटम 2012 में आया। अब ये 24 मार्क्स रेक्टिफिकेशन के नहीं है। इस चैप्टर में डेफिनेटली कुछ दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को उसने टेस्ट किया हुआ है, उनके मार्क्स को यहाँ पे एलोकेट किया गया है। ठीक है जी। तो जब भी रेक्टिफिकेशन का सवाल आए तो आपने ये नहीं सोचना कि रेक्टिफिकेशन का सवाल है, उसमें ये देखना है कि कुछ दूसरे चैप्टर्स का नॉलेज यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। कहता है वाइल क्लोजिंग हिज बुक्स ऑन 30 जून 2012 मिस्टर रेहान आइडेंटिफाइड डिफरेंस इन दी ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब ऐसे एरर्स भी हुए जैसे ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। विच कैप्ट इन दी सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में रख दिया। ओके, यानी इसमें वो एरर्स, सिर्फ वो एरर्स नहीं है जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो एरर्स भी हैं जिन एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाता है। ही बी पेड हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की बेस पर उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया एंड अराइव अ प्रॉफिट, इस प्रॉफिट तक पहुंचा। तो पहले हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, रेक्टिफिकेशन के बाद उसका प्रॉफिट ठीक करते हैं। While trying to reconcile the trial balance, he detected the following errors. उसको ये वाले errors पता चले, उसने ये errors डिटेक्ट किए।
अब इन एरर्स को हमें ठीक करना है। दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट हम लिखते हैं रिक्वायरमेंट नंबर ए, उसकी जगह छोड़ के फिर हम दूसरी रिक्वायरमेंट जिसमें 679,000 आपका प्रॉफिट है, तो मैं रेक्टिफिकेशन के लिए कुछ जगह छोड़ के तो यहाँ पे लिखता हूँ जी अनएडजस्टेड प्रॉफिट विच इज़ अमाउंटिंग टू 679,000। ये है जी रिक्वायरमेंट नंबर बी। मैंने अनएडजस्टेड प्रॉफिट में कुछ ऐड करना और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो हमें लेस करनी होंगी, तो यहाँ पे लेस भी लिख देते हैं। ऐड क्या करेंगे, जो भी रेक्टिफाइड एंट्री में, ये आपके लिए लिख रहा हूँ बेटा रेड हेडिंग में, आपने पेपर में नहीं लिख के आना, ये रेड हेडिंग में लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की आइटम्स जो क्रेडिट हो रही होंगी उनको हमने यहाँ पे ऐड करना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जो आइटम्स डेबिट हो रही होंगी उसको लेस करना है। ठीक है जी, जिन बच्चों ने रटा लगाना है उनके लिए कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ ही देख लेते हैं जी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, फर्स्ट एरर कहते हैं बिल रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी फर्निशिंग। एबीसी फर्निशिंग से बिल रिसीव हुआ ऑन 1 जुलाई 2011 फॉर रिपेयर्स टू फर्नीचर। उन्होंने 3,000 रुपये का फर्नीचर रिपेयर किया। एंड फॉर न्यू फर्नीचर सप्लाइड 10,000। यहाँ तक हम करेक्ट एंट्री पास करते हैं। एक उन्होंने रिपेयर किया और दूसरा एक नया फर्नीचर खरीदा। उसके बाद कहता है वॉज एंट्री इन द परचेज डे बुक एज 11,000। एक उन्होंने गलती की। डेप्रिसिएशन फर्नीचर इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। तो उन्होंने क्या किया जी, वाज एंटर इन परचेज डे बुक, सिर्फ परचेज डे बुक में एज 11,000 उसने एंटर किया। यानी रिपेयरिंग के बारे में उसने बताया ही नहीं है क्या किया। आगे डेप्रिसिएशन के बारे में बताता। लेकिन करेक्ट एंट्री करते हैं। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सबसे पहले करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स की। इन्होंने रिपेयर्स, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसने पेमेंट की है या नहीं की, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब उधार की परचेजेस थी ना, तो क्रेडिट इसको करेंगे अकाउंट्स पेबल। अमाउंट वाज 3,000, 10,000 का फर्नीचर था एंड टोटल 13,000 को पे करना था। ये एंट्री थी, ये एंट्री थी। दूसरी, जो नया फर्नीचर खरीदा उसकी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू फर्नीचर, नए फर्नीचर की डेप्रिसिएशन आनी थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होनी चाहिए थी नए फर्नीचर की डेप्रिसिएशन। अमाउंट कितनी है जी इसकी, 10,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज 10%। कब खरीदा, इनका साल कब ख़त्म होता है जी, साल ख़त्म होता है 30 जून 2012 को। ठीक है, और उन्होंने एसेट ख़रीदा था 1 जुलाई 2011। साल के शुरू में पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी थी नए एसेट पे 11,000 पे डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी इंटू 12/12, तो 1,000 डेप्रिसिएशन आनी थी। ये एंट्री होनी चाहिए थी जी। अच्छा, इसके बाद देखिए किया क्या इन्होंने, इन्होंने क्या किया जी, जो एसेट ख़रीदा था ना वाज एंटर्ड इन दी परचेज डे बुक, डे बुक में 11,000 रुपये से रिकॉर्ड कर लिया, यानी परचेजेस समझ ली। ये इन्होंने रॉन्ग एंट्री पास कर दी। रॉन्ग एंट्री क्या की, परचेज डे बुक यानी परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट,
11,000। ठीक है जी, ये गलती की, रेक्टिफाई करें। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? एक तो क्रेडिटर्स गलत क्रेडिट हुए हैं, उनको डेबिट करना है। क्रेडिटर्स को मैंने डेबिट कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 11,000 से, एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट 11,000 से। तो बेटा ये तो हमने ठीक कर लिया। ठीक है जी, गलती जो थी वो ठीक कर दी। अब ओरिजिनल एंट्रीज भी पास करनी चाहिए, तो करें। रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये अमाउंट बनती है जब 3,000, 10,000 एंड 13,000। तो तीसरी एंट्री होनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, amount was 1,000। ये तीन एंट्रीज होनी चाहिए थी, कर दी जी। इन्होंने ये भी एंट्री नहीं पास की गलती से, ये भी एंट्री नहीं पास की। अब हमने इसकी रेक्टिफिकेशन कर दी। तो ये बेटा बेसिकली रेक्टिफिकेशन चैप्टर तो रेक्टिफिकेशन का है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? IS 16, IS 16 का सवाल पूछा हुआ उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर कहता है जी फर्नीचर वी स्टूड इन द बुक्स एट 5,000। अब ये नेट बुक वैल्यू की बात कर रहा है। नेट बुक वैल्यू थी फर्नीचर की, वाज सोल्ड ऑन 1 जुलाई, साल के पहले दिन सेल कर दिया फॉर 2750 इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ अ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 8750। हमने कल की क्लास में भी ऐसी ही एडजस्टमेंट की थी। देखिए उसने दोबारा रिपीट कर दिया एडजस्टमेंट, लेकिन अटेम्प्ट क्या है अब 2012 की अमाउंट चेंज कर दी है। द नेट इनवाइस 6,000 वाज पास्ट थ्रू परचेज डे बुक। सेम एडजस्टमेंट है जो हमने पिछले लेक्चर में कवर की है, सेम एडजस्टमेंट उसने दोबारा कर दी है। चलें हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सबसे पहले तो देखें करना क्या चाहिए था, करेक्ट एंट्री करते हैं। फर्नीचर की स्टूड इन द बुक्स 5,000 वाज सोल्ड ऑन 1 जुलाई, साल के पहले दिन बेच दिया उसने फॉर 2750 इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 8750। ठीक है जी, एंड द नेट इनवाइस ऑफ 6,000 वाज रिसीव्ड। और उसने गलती से परचेज डे बुक में लिखा है 6,000 रुपया। बहरहाल हम ओरिजिनल एंट्री पास करते हैं जी। 5,000 का फर्नीचर था, जब बेचा तो क्या एंट्री की? साल के शुरू में ही उन्होंने बेच दिया, 2750 का बेचा। तो करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी? इसकी एडजस्टमेंट नंबर 2 है, तो ये थी पहली एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 2 करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी हमारे पास। फर्नीचर जो पुराना गया, फर्नीचर अकाउंट ओल्ड। अब चूंकि मेरे पास नेट बुक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो नेट बुक वैल्यू या WDV पे जाएगा, तो उसके साल के शुरू पे थी 5,000 थी उसकी नेट बुक वैल्यू। 5,000 से क्रेडिट, नया फर्नीचर आया 8750 का, तो फर्नीचर न्यू डेबिट होना चाहिए था। ठीक है जी। और इनवाइस कितने की दी उन्होंने हमें? 6,000। द नेट इनवाइस, नेट इनवाइस का मतलब है जो नेट पे करना है। इनवाइस अकाउंट्स पेबल में आ जाएगी। सिक्स थाउजेंड, 6,000 रुपये का काम पेबल, तो 11,000 रुपये में पुराना एसेट गया। एसेट के बेनिफिट, नया एसेट आया 8750 का, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया? जी बिल्कुल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करते, तो हमें क्या हो गया जी? लॉस। लॉस जाएगा हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, यानी स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 2250। तो बेटा यहाँ पे फिर अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करें ना, तो यहाँ पे फिर फर्नीचर अकाउंट लिख लीजिए, सिर्फ इतना फ़र्क आएगा, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है,
तो करेक्ट एंट्री में भी यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट इतना सा फर्क आ जाएगा, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहा तो हमें एडजस्टमेंट नंबर 2 में बताया होता। तो इन दोनों को पॉइंट्स को अलग अलग क्वेश्चन के तौर पे हम ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये एसेट सेल हो गया तो डेप्रिसिएशन आनी थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। लेकिन कौन सी डेप्रिसिएशन, न्यू की बात कर रहा हूँ, न्यू फर्नीचर था 8750, साल के पहले दिन खरीदा था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज 10%, मल्टीप्लाई बाय 12/12, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी थी। इट वुड बिकम 8750, ठीक है जी, 875 सॉरी, ये थी करेक्ट एंट्री। गलती क्या की, उनको पता ही नहीं है कि एसेट बिक चुका है। उन्होंने पहली गलती क्या की, जो 6000 रुपये उसको परचेज रिकॉर्ड किया। तो करते हैं जी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। 6000 की इनवॉइस मिली, उन्होंने समझा कि ये परचेजेस है, एक ये गलती की। दूसरा, उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। ये किसकी, ओल्ड फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, पुराने फर्नीचर की डेफिनेटली डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज की होगी ना। वो कितनी चार्ज की होगी, क्योंकि उनको डिस्पोजल का पता ही नहीं है। 5000 उसकी नेट बुक वैल्यू थी, मल्टीप्लाई बाय 10%, पूरा साल उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, ये बनेगा जी 500। ये उन्होंने गलती की, अब इसकी रेक्टिफिकेशन करें। सबसे पहले तो मैं जो परचेज किया ना गलत, उसको रिवर्स कर रहा हूँ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 6000 से एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट 6000 से। सबसे पहले तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, ये ठीक हो गया। अब आते हैं ओरिजिनल एंट्रीज जो पास करनी चाहिए थी, वो भी पास करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8750, लॉस जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा दैट इज 2250। ओल्ड फर्नीचर ओल्ड जो गया, उसकी नेट बुक वैल्यू थी डिस्पोजल डेट पे, क्योंकि साल के पहले दिन बिक गया तो 5000। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सवाल किया था उसमें 6 महीने इस्तेमाल होने के बाद बिका था, तो मैंने 5000 की बजाय उसकी 6 महीने के बाद वाली नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट की डिस्पोजल डेट पे। इन दोनों क्वेश्चंस में ये डिफरेंस आया है। अकाउंट्स पेएबल विच इज 6000, एक ये एंट्री पास कर दी, तो ये भी ठीक हो गया। अब आते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी 875, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड की है 500 की, कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, तो हम डेप्रिसिएशन ओल्ड रिकॉर्ड कर देते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट 375 टू फर्नीचर अकाउंट 375, तो डेप्रिसिएशन कम थी तो मैंने 875 माइनस 500 और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली, तो मेरी बुक्स ठीक हो गई है। तो बेटा ये दोनों सवाल डेप्रिसिएशन के चैप्टर के हैं, तो दो एडजस्टमेंट्स मेरा ख्याल है 24 नंबर में से 10 नंबर तो सिर्फ ये दोनों एडजस्टमेंट्स के होंगे, ठीक है। पूछिए जी, अगर आपने कुछ पूछना है इस एडजस्टमेंट में, कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली पूछिएगा। कोई सवाल नहीं है जी आपका? नोट मेंटेन वाला पॉइंट क्लियर करते हैं बेटा। ये देखिए, उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ कि क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं नहीं करते, तो पहली एडजस्टमेंट में तो हमें उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पार्ट 2 में, फर्नीचर विच स्टूड
इन द बुक्स, जो किताब में उसकी वैल्यू है यानी नेट बुक वैल्यू 5000, उसने कॉस्ट नहीं बताई ना, वाज सोल्ड ₹4,2750 इन पार्ट एक्सचेंज। तो उसने हमें कॉस्ट नहीं बताई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बताई, उसने बुक वैल्यू बताई है। इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करता, मेंटेन करता तो हमें ज़रूर बताता जो डिस्पोजल एसेट है वो कितने का ख़रीदा। ठीक है सर, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है ये कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट की तरह है। आखिर कहाँ पे है कॉन्ट्रा बेटा? एडजस्टमेंट नंबर 2 कॉन्ट्रा तो कहीं नहीं है, ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रा कुछ और होता है। वो तो डेटर भी हो क्रेडिटर भी हो तो कॉन्ट्रा होता है, कैश और बैंक का कॉन्ट्रा होता है। ये तो बेटा एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। आखिर डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन देखिएगा, कहता है गुड्स वर्थ 10,200 परचेज्ड फ्रॉम अ क्रेडिटर, एक क्रेडिटर से आपने चीज़ें खरीदी ऑन 28 जून 2012, had been entered in the purchase day book and credited to him but were not delivered till 5th जुलाई 2015। आपने रिकॉर्डिंग कर ली है लेकिन वो गुड्स अभी आपको मिली नहीं। तो पिछले पास पेपर्स में भी यही पॉइंट है, अब ये पॉइंट दोबारा रिवाइज होने शुरू हो गए हैं, इसलिए मैंने ज़्यादातर सवाल इसके रखे हुए हैं आपके पास सेम पॉइंट्स रिवाइज हों और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि यस वी कैन डू इट। तो हर क्वेश्चन में बेटा इजी एंड डिफ़िकल्ट दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस वो आपको देता है, कुछ बेसिक मार्क्स हैं, कुछ मॉडरेट एंड कुछ डिफ़िकल्ट लेवल। तो आई कैप आपका एग्जामिनर जो है बड़ी खूबसूरती से अपने पेपर को सेट करता है। तो पहली दोनों एडजस्टमेंट्स, पहली वाली थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी, दूसरी एडजस्टमेंट दैट वाज डिफ़िकल्ट लेवल, और ये जो थर्ड है दैट इज़ इजी लेवल। तो तीनों लेवल कंसीडर करता है। कहता है गुड्स आपको मिली नहीं है, डिलीवर नहीं हुई, तो आपके पास ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। कहता है हाउ एवर द टाइटल ऑफ द गुड्स हैड पास्ड ऑन 28 जून। टाइटल मतलब आपकी मलकियत में आ गई हुई है, गुड्स आपको मिली या नहीं मिली वो अब आपकी हो चुकी हुई हैं। टाइटल हैज़ पास्ड, कहता ओनरशिप आपके पास आ चुकी है, तो इसका मतलब उसने ठीक किया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, नो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। अब मुझे गुड्स नहीं मिली लेकिन ओनरशिप तो मेरी है, मेरी ओनरशिप में गुड्स हैं, यानी वहाँ से मैंने खरीद कर लोड कर लिए हैं, लोड करके मैंने अपने किसी गोदाम में रख दिए, मेरे पास नहीं आई, या मेरी ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान में, या उसने किसी जगह पे रख दी होंगी, ये पड़ी हुई है जी आपकी है, आप जिसको मर्जी बेच दें, तो मेरी ओनरशिप है, तो फिर तो ठीक है, मेरी ही परचेजेस है। उसने खुद क्लियर कर दिया। कहते हैं जी हाउ एवर द टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैड बिन पास, तो ओनरशिप भी आपको मिल गई हुई है और उसने रिकॉर्ड भी कर लिया। कहते हैं जी हैज़ बिन एंटर्ड इन परचेज डे बुक, हैड बिन एंटर्ड एंटर हो चुकी है, एंड क्रेडिटेड टू हिम यानी क्रेडिटर क्रेडिट भी हो गया, वो बिल्कुल ठीक हुआ। अगर सिर्फ यहाँ तक लिखा होता बट नॉट डिलीवर्ड टिल 5 जुलाई, यहाँ तक लिखा होता तो मुझे इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ओनरशिप का तस्करा नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, अगर ओनरशिप के बारे में नहीं बता रहा और गुड्स आपको नहीं रिसीव हुई, इसका मतलब ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र नहीं हुई। लेकिन उसने क्लैरिफाई कर दिया हाउ एवर द टाइटल ऑफ द गुड्स हैड पास्ड ऑन 28 जून, आपके साल के दरमियान 28 जून को ही ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र होगी, तो ये गुड्स आपकी हैं और आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, तो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करनी, तो इसको इग्नोर करने के नंबर हैं जी। थर्ड पॉइंट देखा, उसको ट्विस्ट किया पॉइंट को उसने। टाइटल का मतलब ओनरशिप, आसिफ ओनरशिप, ठीक है जी, टाइटल का मतलब ओनरशिप। अब देखें अंग्रेजी की मार मारी है उसने, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट और साथ में अंग्रेजी, जिसको टाइटल का मतलब नहीं आता तो वो तो बेचारा बैठा रहेगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो टाइटल का मतलब होता है बेटा ओनरशिप। चौथी रेस्टोरेंट में आइएगा, अ कंप्यूटर बॉट ओरिजिनली, अगेन फिक्स एसेट्स पे ले आया, फॉर 70,000 4 years ago, 4 साल पहले ख़रीदा था, एंड डेप्रिशिएटेड टू, डेप्रिशिएट हो गई, उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी रहेगी 12,000, हैड बिन सोल्ड फॉर 15,000, 15,000 का बिक गया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, साल के पहले दिन। ठीक है जी, द अमाउंट डिपॉजिटेड वाज एंटर्ड इन द बैंक बुक,
बट नो अदर एंट्री वाज पास, लेकिन उसकी कोई दूसरी एंट्री पास नहीं की गई। ये किया जी हमारे अकाउंटेंट साहब ने। अब उसका मुझे डेप्रिसिएशन का रेट नहीं पता कंप्यूटर का, अगर डेप्रिसिएशन का रेट पता होता ना, तो चूंकि उसने डिस्पोजल नहीं रिकॉर्ड किया तो लिहाजा उसने डेप्रिसिएशन की होगी पूरे साल की। अब मुझे नहीं पता डेप्रिसिएशन का रेट, इसलिए मैं इस पॉइंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से कासर हूँ। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, 70,000 रुपये का ऐसा था, मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। 70,000 और 12,000 का जो डिफरेंस है दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो चौथे पॉइंट में मैं डिस्पोजल की एंट्री करता हूँ जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे, कंप्यूटर को क्रेडिट करेंगे। कंप्यूटर था जी 70,000 का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है 70,000 माइनस 12,000। 12,000 माइनस करेंगे तो वी विल हैव 58,000 ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे क्या कहता है जी, आपने सेल कर दिया 15,000 और उसको बैंक बुक में यानी कैश बुक में एंटर भी कर दिया, तो कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। आपको कैश कितना मिला, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट कितने पैसे मिल गए आपको जी, 15,000 आपको पैसे मिल गए। 58,000 का आपने फायदा उठाया, 15,000 रुपये कैश मिल गया। तो कंप्यूटर बेचने से गेन हुआ कि लॉस हुआ आपको? जी बताइए, गेन या लॉस? गेन हो गया जी, गेन, जो कि आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, अमाउंटिंग टू ₹3,000। ये तो थी जी करेक्ट एंट्री, ये होनी चाहिए थी। गलती क्या किया, वो कहता है जी गलती से, कहता है द अमाउंट डिपॉजिटेड, जो अमाउंट डिपॉजिट कराई, डिपॉजिटेड इन बैंक में, वाज एंटर्ड इन द बैंक बुक में वो एंटर तो हो गई, बट नो अदर एंट्री वाज पास्ड। तो सिर्फ क्या हुआ जी, डेबिट हुआ बैंक अकाउंट में। बैंक यहाँ कैश दोनों लिख रहे हैं, जब आपको क्लैरिटी नहीं है तो नो प्रॉब्लम। 15,000, उसके अलावा कहता है कोई और एंट्री नहीं की, तो पास कर दें जी। अब एंट्री रेक्टिफाई करें इसको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी 58,000 से, कंप्यूटर क्रेडिट होगा 70,000 से, गेन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाना चाहिए 3,000। जो डिफरेंशियल अमाउंट है ये भी ठीक है, ऑलरेडी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी कर दिया हमने ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। तो बाकी जाएगा जी सस्पेंस में। कितना बैलेंस आता है सस्पेंस पे? 15,000। तो ये हमारा जो सस्पेंस अकाउंट आ गया। अब अकाउंटेंट साहब को देखें, पता नहीं है कि डिस्पोजल हो गया। अगर मुझे कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन का रेट बताया होता तो मैं पूरे साल की डेप्रिसिएशन भी गलती से चार्ज कर चुका था। लेकिन इस सवाल में एग्जामिनर की नालायकी ये है, उसने आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं बताया। ये वाला एस्पेक्ट वो कवर कर गया, डिफरेंट क्वेश्चन से उसने एडजस्टमेंट्स ली हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस किए हैं और नया सवाल बना दिया। तो इसमें उसने डेप्रिसिएशन का रेट देना आपको भूल गया। अगर वो डेप्रिसिएशन का रेट देता तो हम गलती से डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर चुके हैं, क्योंकि अकाउंटेंट साहब को डिस्पोजल का नहीं पता, तो लिहाजा उसने डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज की होगी ना। बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, इसका पॉइंट नंबर जो 2 किया है उसकी तरह से। तो अगेन बेटा ये देखने में लग रहा है कि रेक्टिफिकेशन का सवाल है, लेकिन सारा सवाल माला माल हुआ डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर से, IAS 16 से रिलेटेड है। तो मेरे मुताबिक IAS 16 आपके पेपर का 25 से 35 नंबर का हिस्सा, समटाइम 40 नंबर भी इसमें से आ जाते हैं। वो लैता सवाल भी दे देता है, रेक्टिफिकेशन के साथ भी देता है, फाइनल अकाउंट के साथ भी आ जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आ जाता है। तो स्टूडेंट से IAS 16 हैंडल नहीं होता, उनको उसने तो सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर तैयार किया हुआ है। लेकिन आपने इसको सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर तैयार नहीं करना, आपने इसको सारी जगहों पे तैयार करना है कि जिस चैप्टर में जाके आपसे पूछेगा IAS 16 आपको आता हो। 5वीं जजमेंट देखिएगा, कहता है गुड्स वैल्यू 13,000 वर रिटर्न बाय जाहिद।
रिटर्न बाय जाहिद का मतलब क्या है जी? रिटर्न बाय जाहिद, हम जाहिद तो नहीं है ना, हम तो रिहान है। तो जाहिद ने रिटर्न किया, इसका मतलब वो हमारा डेटर है, तो सेल्स रिटर्न। दीज वर एंटर्ड इन परचेज डे बुक, गलती से परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किया। एंड पोस्टेड, यानी परचेज डे बुक में अमाउंट ठीक ठीक है 13,000, एंड पोस्टेड टू सप्लायर्स अकाउंट, और अकाउंट में कितना फॉरवर्ड कर दिया या पोस्ट कर दिया? 31,000। कितने प्यार से उसने गलती बता दी है। सबसे पहले तो ओरिजिनल एंट्री करें ना, करेक्ट एंट्री क्या थी? गुड्स वैल्यू 13,000 वर रिटर्न बाय जाहिद। तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है, सेल्स रिटर्न की एंट्री कीजिए। जिसमें नंबर 5, सेल्स रिटर्न टू डेटर। डेटर का नाम भी लिखें, डेटर को जाहिद 13,000। अब देखें गलती क्या की है। गलती में कहता है उसने कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया? परचेज डे बुक यानी परचेजेस अकाउंट एंड सप्लायर अकाउंट। सप्लायर के अकाउंट में गलती है, परचेज डे बुक में अमाउंट में खामोशी इख्तियार की, इसका मतलब परचेजेस में अमाउंट ठीक लिखी है, जबकि क्रेडिटर के अकाउंट में लिखते हुए पोस्ट करते हुए अमाउंट गलत पोस्ट कर दी। तो लिहाजा उसने जो गलती की, एक ने की, दो गलतियाँ की। एक तो उसने परचेज अकाउंट में लिखा, आपको उसने खामोशी से आगे गुजर गया, बताया नहीं है कि यहाँ पे अमाउंट गलत है, ठीक है, तो उसने खामोशी इख्तियार किया, तो अमाउंट ठीक है। लेकिन जब क्रेडिटर में पोस्ट की, कहते हैं 13,000 की बजाय उसने 31,000 में पोस्ट कर दिया, तो पोस्टिंग का एरर, अकाउंट का एरर सिर्फ उसी अकाउंट की गलती है। ठीक है जी, अब इसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करेंगे, सबसे पहले हमें सेल्स रिटर्न लिखनी है। सेल्स रिटर्न लिखिए जी 13,000। हमें डेटर्स को क्रेडिट करना है, वो भी करें। डेटर्स जाहिद करें 13,000 से, ये तो मैंने ओरिजिनल एंट्री पास कर दी। अब जो उसने परचेजेस गलत रिकॉर्ड किए हैं उसको भी क्रेडिट करें। परचेज अकाउंट गलत रिकॉर्ड किया तो उसको क्रेडिट किया, वो भी ठीक हो गया। क्रेडिटर्स को जो उसने क्रेडिट किया गलती से, उसको भी ठीक करें। डेबिट किया क्रेडिटर अकाउंट 31,000 से क्रेडिट किया, और मैंने डेबिट करके उसको भी ठीक कर दिया। तो मेरी एंट्री की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में मैच नहीं हो रही, आउट है। तो सस्पेंस अकाउंट में चार्ज कर दें। सस्पेंस अकाउंट कितनी अमाउंट बनती है कि सस्पेंस में जो जानी है? 18,000। तो ये मेरी रेक्टिफिकेशन हो गई। तो ये बेटा उसने डे बुक्स में से जाके आपसे सवाल पूछा होगा, डे बुक्स में से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा। कहता है जी डिस्काउंट ऑफ 3700, डिस्काउंट है 3700 का, वाज पोस्टेड, लेकिन उसको पोस्ट किया गया टू क्रेडिटर, टू क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट एज 7300। एक तो डिस्काउंट था, डिस्काउंट अलाउड था, और उसको एक तो डिस्काउंट रिसीव में लिखा, पहले गलती, क्रेडिट पे लिखा ठीक है, और दूसरा अमाउंट भी गलत लिख दी। लेकिन ये बताइए डेटर के बारे में क्या कह रहा? सवाल ने बड़ी खूबसूरती से डेटर के बारे में खामोशी इख्तियार की है। अगर उसने डेटर के बारे में खामोशी इख्तियार की है, इसका मतलब वो ठीक है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, गलती होती तो वो बताता ना। तो करेक्ट एंट्री हमारी क्या बनती थी? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री का कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। एडजस्टमेंट नंबर 6, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होना था और डेटर अकाउंट क्रेडिट होना था। डेटर अकाउंट क्रेडिट होना था, और अमाउंट थी इसकी, ओरिजिनल अमाउंट थी 3700। दिस वाज द एंट्री। गलती से किया क्या? एक तो डिस्काउंट रिसीव में लिख क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव में क्रेडिट कर दिया,
और ऊपर से अमाउंट लिख दी 7300। डेटर के बारे में खामोशी इख्तियार किया, इसका मतलब डेटर उसने सही लिखे हुए हैं, इसलिए उसने बताया नहीं है। ये मैं नीचे से रिमूव कर रेक्टिफिकेशन करें। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो डिस्काउंट अलाउड लिखें, डिस्काउंट अलाउड लिख दिया मैंने 3700 का, ये ठीक हो गया। डेटर अकाउंट ऑलरेडी ठीक है। गलत लिखा डिस्काउंट रिसीव में, तो डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट करें 7300 से। और क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस में जाएगा। सस्पेंस अकाउंट कितनी अमाउंट जी? 11,000, 11,000 रुपये आप। ये होगी जी हमारी रेक्टिफिकेशन। ये भी बेसिक मार्क्स हैं जी, लेकिन आसान और मुश्किल का मिक्सचर। सातवां सवाल, A check of rupees 10800 was paid to the creditor who allowed 10% cash discount and early payment discount, but the payment was wrongly posted to purchase account. परचेज अकाउंट में गलती से पेमेंट को पोस्ट कर दिया 18,000 ओनली विदाउट एनी अदर एंट्री, और कोई और एंट्री नहीं की, सिर्फ परचेज अकाउंट में लिख दिया। परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट। परचेज अकाउंट में 1080 लिख दिया, ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ और नहीं किया। करेक्ट एंट्री क्या बनती थी? चेक पे किया 10,800 का, 10% डिस्काउंट मिला। ये भी हमने पिछले पास पेपर्स में एडजस्टमेंट की हुई है, उसी को तोड़ मरोड़ के उसमें दोबारा सवाल बना दिए। तो 7 नंबर एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7, पेमेंट की है 10,800 की। मेरे बैंक में से जो पैसा जाएगा, बैंक या कैश, जो पेमेंट की गई है 10,800, कुछ डिस्काउंट भी रिसीव किया गया। अर्ली पेमेंट है तो डिस्काउंट रिसीव किया गया 10,800। कितना डिस्काउंट रिसीव किया गया? कहता है जी 10% कैश डिस्काउंट, महीने नहीं बताए 10%। तो ये अमाउंट क्या होगी फिर? 90% है जो उसने हमें दी है, डिवाइडिंग बाई 90, नेट अमाउंट है ना, मल्टीप्लाई बाय 10%। तो बताइए कितना डिस्काउंट है? डिस्काउंट की अमाउंट बताइएगा। 1200। मेरा ख्याल है ये सवाल हमने एज इट इज ये वाली एडजस्टमेंट पहले की हुई है। और डेबिट किसको करेंगे? डेटर को। टोटल अमाउंट बनेगी इसकी जी 12,000। 12,000। अब गलती क्या की है? गलती में देखते हैं। कहता है वाज रोंगली, गलती से पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, सिर्फ अकाउंट में अकाउंट लिखा है, डबल एंट्री नहीं कहा उसने, परचेज बुक नहीं कहा, परचेज अकाउंट एज 1080 ओनली विदाउट एनी अदर एंट्री। कहीं और पे कोई एंट्री नहीं की, सिर्फ परचेज अकाउंट में 1080 लिख दिया। तो लिख दें परचेज अकाउंट में लिखा है उन्होंने, तो हम भी लिख देते हैं। ये लें गलती से परचेज अकाउंट में लिख दिया 1080 ओनली, और कुछ नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। रेक्टिफाई करें। सबसे पहले तो ओरिजिनल एंट्री पास कर देना जो नहीं की। डेटर अकाउंट 12,000, बैंक कैश 10800, डिस्काउंट रिसीव्ड 1200। ये हमने ठीक कर दिया। परचेज अकाउंट जो गलत डेबिट किया था उसको भी क्रेडिट करें। परचेज अकाउंट 1080, डिफरेंशियल अमाउंट चले जाएगी सस्पेंस में। ये तो हो गया जी हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने कहा इसका प्रॉफिट भी ठीक है। तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट which was I believe 679,000। इसमें कुछ ऐड करना और कुछ अमाउंट्स को लेस करना, तो हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा।
एड लेस के लिए आते हैं जो रेक्टिफाइड एंट्री में। सबसे पहली एंट्री में देखिए क्रेडिट डेबिट बैलेंस शीट आइटम, परचेज अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें कुछ नहीं करना। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यस इससे प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। तो क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट में ऐड कर दें 11,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 का रेफरेंस दे एग्जामिनर को जी। एडजस्टमेंट नंबर 1 में ना परचेजेस हैं वो क्रेडिट हो रही हैं, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 11,000 से बढ़ जाएगा। फिर एग्जामिनर को साथ साथ बताते रहिए, रेफरेंस दे उसके लिए आसानी पैदा करें ताकि वो आपके लिए आसानी पैदा करे। तो ये पहली एडजस्टमेंट हमने कर ली। दूसरी एडजस्टमेंट में आइएगा रिपेयर एक्सपेंस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा। फर्नीचर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंट्स पेबल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सिर्फ स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिपेयर्स की वजह से 3,000 हमारा प्रॉफिट कम होगा। दूसरी एंट्री इसी सवाल में है डेप्रिसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसकी वजह से भी हमारा प्रॉफिट क्या होगा? कम। रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 1 ही है जी, एडजस्टमेंट नंबर 1 है 2 है? 1 में ही है ये, यहाँ तक तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है कि सारी एडजस्टमेंट नंबर 1 है? 1 नहीं है जी सारी। वेरी गुड। एडजस्टमेंट नंबर 1 की ही अभी तक चेंजेस देखने। रिपेयर्स की वजह से और डेप्रिसिएशन की वजह से कम होगा, तो लेस में एडजस्टमेंट नंबर 1 रिपेयर्स लिखिए एंड डेप्रिसिएशन। तो रेफरेंस भी देना ये कहाँ से आई है अमाउंट, खुद ना ढूंढता फिर। एडजस्टमेंट नंबर 1 ही है, उसी के इफेक्ट्स कर रहा हूँ। एक गलती से प्रॉफिट में 3 दफ़ा फर्क आया, 3,000 से हमारा प्रॉफिट कम होगा और 1,000 से हमारी डेप्रिसिएशन। ठीक है, थैंक यू आसिफ। ये हमारे पास पहली एडजस्टमेंट पोस्ट हो गई। अब दूसरी पे आइएगा। दूसरी एडजस्टमेंट में परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कोई इफेक्ट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यस इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कोई इफेक्ट नहीं, लॉस। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यस ये भी हमें चाहिए। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, कोई काम नहीं हमारा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, कोई काम नहीं हमारा। डेप्रिसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यस ये हमें चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कोई काम नहीं है हमारा। तो हमारी इस ट्रांजैक्शन में परचेजेस क्रेडिट प्रॉफिट बढ़ेगा, लॉस डेबिट प्रॉफिट कम होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट और इससे भी हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो सबसे पहले परचेज की वजह से ज़्यादा करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 एग्जामिनर को बताइए। परचेजेस, परचेज की वजह से हमारा प्रॉफिट 6,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है। फिर बताइए उसको एडजस्टमेंट नंबर 2 में लॉस था हमारा, लॉस ऑन डिस्पोजल। थैंक यू आसिफ। लॉस ऑन डिस्पोजल की वजह से 22,50 से हमारा प्रॉफिट कम होगा। और तीसरा आपने डेप्रिसिएशन बताई है, नहीं बताई, देखनी पड़ेगी मुझे डेप्रिसिएशन जी। थैंक यू। डेप्रिसिएशन है 375, इसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 ने भी 3 जगहों से मेरे प्रॉफिट को हिट किया। ये तसल्ली से करें, अगर आपने सवाल ठीक किया हुआ है, आपके स्टेप्स ठीक हैं, तो आपके क्यों नंबर काटेगा? कभी भी नहीं काट सकता। एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कोई इफेक्ट नहीं है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं, कंप्यूटर कोई इफेक्ट नहीं है। ये है जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, गेन हुआ है जी। गेन ऑन डिस्पोजल 3,000 रुपये से बढ़ाएं जी। गेन कौन सी ट्रांजैक्शन है जी? ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4। थर्ड तो हमने की नहीं ना, ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, इसकी वजह से हमें गेन हो गया, गेन ऑन डिस्पोजल। ओहो लेस नहीं, ऐड करना है जी, ऐड गेन ऑन डिस्पोजल। बड़ा ही बड़ा मुश्किल टॉपिक समझा जाता है,
तो आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसके लॉजिक्स के साथ चलें, इसके कॉन्सेप्ट्स के साथ चलें। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 5 में वी हैव सेल्स रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यस, हमें इसको देखने की ज़रूरत है, ना देखें ना देखें। परचेज यस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हमें इन दोनों को देखने की ज़रूरत है। सेल्स रिटर्न की वजह से प्रॉफिट कम होगा, परचेज की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नेट इफेक्ट कोई भी नहीं आना, एक दफ़ा ऐड कर रहे हैं और एक दफ़ा लेस कर रहे हैं। नहीं, ऐड 31,000 कर रहे हैं, 13,000 कर रहे हैं, लेस 31,000 आएगा। इनफैक्ट जी आएगा, क्यों नहीं आएगा। ऐड कितना करना हमने, एडजस्टमेंट नंबर 5 में से सेल्स रिटर्न हमने ऐड करना है 13,000, लेकिन लेस जो करना है वो 31,000 करना है। यही है ना, 31,000 नहीं करना है। क्रेडिट कितना किया, डेबिट किधर गया, डेबिट 13,000 करना है, क्रेडिट भी 13,000, कोई फर्क नहीं है। ओके ओके, सेम है जी, माई अपॉलॉजीज, 31,000 मैं बोल रहा था। तो क्रेडिट किसको करना है जी, सेल्स रिटर्न को ही करना है। क्रेडिट किसको कर रहा है, परचेजेस को, परचेजेस को क्रेडिट करें जी, लेस परचेजेस 13,000 रुपये से। ठीक है जी, उसको आपने लेस कर दिया, 13,000 से डेबिट, 13,000 से क्रेडिट। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, दोनों में से प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो दोनों को लिख देते। एडजस्टमेंट नंबर 6 है, लेस होना, डेबिट हो रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट कम करूंगा, अमाउंटिंग टू रुपीज 700 है जी। डिस्काउंट रिसीव में जो उसने गलती से लिख दिया था 7,300। ठीक है जी, थैंक यू आसिफ। लास्ट ट्रांजैक्शन है जी हमारे पास, डेटर को नहीं छेड़ना, मैंने सस्पेंस नहीं छेड़ना, बैंक ने डिस्काउंट रिसीव चाहिए और मुझे परचेज चाहिए। दोनों की वजह से प्रॉफिट मेरा भाड़ा है 1,200 एंड डिस्काउंट रिसीव 1,200 एंड 1,080। इसको ऐड कर लीजिए अपने पास, एडजस्टमेंट नंबर 8 है, 7 है सॉरी, डिस्काउंट रिसीव है, परचेज अमाउंट कीजिए 7 एडजस्टमेंट में नहीं बेटा, क्यों आएगा, परचेजेस है, गलत डेबिट किया हुआ था मैंने, क्रेडिट कर दिया ना। क्रेडिट कैसे आएगा हमसा, 1,200 1,200 दोनों में क्रेडिट है जी, एक 1,200 है और दूसरा है 1,080। ये जी, अब इसको 79 अनएडजस्टेड प्रॉफिट में ऐड और लेस करने के बाद ये सारी अमाउंट्स लेस करें और मुझे बताइए जी एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आता है। काइंडली बताइएगा जी एडजस्टेड प्रॉफिट 683,655। थैंक यू आसिफ। तो जी ये था सवाल। मैक्सिमम हमसे क्या पूछता है, रेक्टिफिकेशन पूछता है, प्रॉफिट ठीक करना पूछता है और सस्पेंस अकाउंट पूछता है। ये तीन चीज़ें हमसे,
तीन तरह के रिक्वायरमेंट्स करता है। लेकिन हमें रेक्टिफिकेशन करने के लिए बेटा ओरिजिनल चैप्टर्स हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, उनकी अकाउंटिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, मैं ये आपके पास लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 मैं बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की कोशिश करता हूँ आपसे ना वीडियोस शेयर कर लूँ, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, आप इसको सॉल्व करें। मैं अपनी वीडियोस आपसे शेयर कर लूँगा ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएं, ठीक है। मैं थोड़ी सी एफर्ट करके अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस आपसे शेयर करता हूँ, सो दैट आप होमवर्क करें और उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोस देख लें और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएं इंशाल्लाह। कोई बात नहीं बेटा, माइनर सैलड आपको समझ आ गया। आप कह रहे हैं 5 में मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी कर दी है, 5 में परचेजेस लिख दिए मैंने, एक ये है और एक ये है। सेल्स रिटर्न ऊपर लिख दिया, परचेजेस नीचे लिख दिया। 5 की रेक्टिफिकेशन देख लें जी। 5 पॉइंट नंबर 5 वाज ये है जी, हमने सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है तो उसको नीचे लिखना था। ओके, सेल्स रिटर्न को यहाँ पे लिखना है 5 में, ये सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे लिखना था परचेजेस। अब ठीक है आसिफ, थैंक यू। डेफिनेटली फिर किताब में भी ठीक करना पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, देखते हैं जी कौन कौन से हमारे चैप्टर्स चेक कर रहा है। रिक्वायरमेंट देखिए, सबसे पहले कहता है पास रेक्टिफाइड एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स। सारे एरर्स को करेक्ट करने के लिए रेक्टिफाइड एंट्रीज पास करें। 20 नंबर की वेटेज 2013, वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर। बट इस चैप्टर के अपने कोई मार्क्स नहीं है बच्चों, प्रीवियस चैप्टर्स के मार्क्स आपको एलोकेट किए जाते हैं। कहते हैं द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013 वाज a difference of 12,950। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया, which has been placed to the debit of suspense account। इसका मतलब डेबिट साइड कम थी, इसलिए डेबिट साइड पे वो डिफरेंस लिख दिया, ठीक है। A careful analysis of the accounting record, केयरफुल एनालिसिस किया गया अकाउंटिंग records का, has revealed the following। पता क्या चला, wages included 60,000 toward installation of a plant। देखें बेटा, ऐसा ही सवाल हमने पहले भी किया है, मिलती जुलती एडजस्टमेंट्स दोबारा रिवाइज होना शुरू हो गई हैं। आखिर बेटा सिलेबस कितना रहता है, पार्टनरशिप रहती है और बीआरएस रहती है। मेरे से पूछो तो ये सिलेबस रहता है, लेकिन बेटा हमने प्रैक्टिस करनी है ना इन चैप्टर्स में। ये जो रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप, इसमें बच्चे अपने मार्क्स लूज करते हैं, और मैं इन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मार्क्स लूज ना करें, ठीक है। तो चैप्टर्स बीआरएस में सबसे एंड पे कराऊंगा। रिसेंट टाइम में मेरा 12 या 15 नंबर का बीआरएस का चैप्टर आया हुआ है, तो मैं सबसे एंड पे कराऊंगा ताकि मैं आपकी पहले प्रैक्टिस करवा सकूं फाइनल अकाउंट की, पार्टनरशिप की, रेक्टिफिकेशन, उसके बाद मैं बीआरएस कराऊंगा। मैंने सिलेबस आपका 10 फरवरी पे जाके ख़त्म करना है, ये जहन में रखिएगा। उससे पहले पहले अगर आपको ये फील हो कि हमारा कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है, तो बेटा होमवर्क तो आपको डेफिनेटली थोड़ा मिल रहा होगा, लेकिन आप पीछे से अपने प्रीवियस लेक्चर्स को, चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो पहली जजमेंट देखिए, कहता है जी वेजेस इंक्लूडेड 60,000 टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। नया प्लांट खरीदने के लिए उससे रिलेटेड वेजेस थी, और आपने कहाँ पे लिख दी है जी, वो आपने वेजेस में लिख दी है। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, तो प्लांट की कॉस्ट में आना था। अगस्त 2012, साल कब खत्म हुआ है, जून में, जून 13। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एट 15%। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सबसे पहले इसकी करेक्ट एंट्री करेंगे। पहली एडजस्टमेंट है प्लांट अकाउंट डेबिट,
एंड कैश और बैंक क्रेडिट वेजेस के लिए अमाउंट ऑफ वेजेस वाज 60,000। ठीक है जी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। और अगस्त में है तो इसकी डेप्रिसिएशन भी आनी चाहिए थी ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसने डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। और आपने अगस्त 12 से लेके जून 13 तक आना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने 2012 के और 6 महीने 2013 के। तो टोटल देखे कितने महीने बनते हैं? 4 साल भी नहीं हुए, साल। टोटल बेटा कितने महीने बनते हैं जी? 11 महीने। तो 11 महीने की डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए थी इंटू 15% इंटू 11/12। तो टोटल हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 8250। रॉन्ग, गलती क्या की? वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 8250, 60,000 से। रेक्टिफाई कीजिए इसको। रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगी? ओरिजिनल एंट्रीज पास करनी है, कैश एंड बैंक तो ऑलरेडी ठीक है। एक तो हमने प्लांट अकाउंट को डेबिट करना है, प्लांट अकाउंट 60,000, वेजेस गलत डेबिट की तो उसको क्रेडिट करें 60,000। तो हमारा प्लांट भी ठीक हो गया, वेजेस भी ठीक हो गई। दूसरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8250। ये होगी जी बेटा हमारी फर्स्ट रेक्टिफिकेशन। रेपिटेटिव एडजस्टमेंट है, पिछले सवाल में भी ऐसी एडजस्टमेंट दी हुई है उसने। सेकंड नंबर पे कहता है चेक ऑफ ₹13,500 वाज पेड टू अ क्रेडिटर हुज अलाउड 10% डिस्काउंट अलाउड। ले जी, दोबारा रिपीट होना शुरू हो गई है ट्रांजैक्शंस। बट द पेमेंट वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट ओनली। सिर्फ परचेज अकाउंट, अकाउंट की गलती है, सिर्फ अकाउंट में लिखा है। इसका मतलब है जो पेमेंट की है दूसरी साइड बैंक या कैश में, तो ठीक है ना। तो करेक्ट एंट्री क्या बनती थी? यहाँ तक करेक्ट एंट्री करें। चेक 13,500 का पे किया, यानी पेमेंट 13,500 की पे की, उसमें 10% डिस्काउंट भी था। अब बार बार वही एंट्रीज पूछता जा रहा है, तो हम जब लेटेस्ट क्वेश्चंस पे आएंगे तो उसके पास नया कुछ नहीं है, अकाउंटिंग नहीं कुछ नहीं है बेटा। अगर आपने नहीं वो एंट्रीज को समझ के पढ़ा होगा तो इसी तरह की मिलती जुलती एडजस्टमेंट्स आपको आती रहेंगी। पेमेंट 13,500 की है, तो सेकंड एडजस्टमेंट करेक्ट एंट्री में आता हूँ। पेमेंट है तो कैश और बैंक, कैश और बैंक में से पेमेंट जाएगी 13,500, लेकिन आपको डिस्काउंट भी तो मिला है ना। डिस्काउंट कितना रिसीव किया? डिस्काउंट रिसीव्ड, अब 13,500 ये आपके पास अमाउंट है। डिस्काउंट कितना मिला आपको? परसेंटेज बताइए होगी 10%। तो पेमेंट जो आपने की है 10% डिस्काउंट काट के पेमेंट किया, तो ये अमाउंट इज 90%, मल्टीप्लाई बाय 10। तो बताइए कितना डिस्काउंट बनता है? 1,500। थैंक यू आसिफ। तो क्रेडिटर कितनी अमाउंट से डेबिट होने चाहिए? बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए सॉल्व करता हूँ, सेम मेथडोलॉजी से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप बच्चों की इस टॉपिक पे ग्रिप हो जाए। 15,000 क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री की एंट्री है जी। किया क्या? बट पेमेंट वाज पोस्टेड, पेमेंट पोस्ट कर दी टू परचेज अकाउंट एज 1350। और कैश के बारे में या बैंक के बारे में खामोशी इख्तियार की है उसने, गलती से परचेज अकाउंट, अकाउंट की गलती है, परचेज अकाउंट और अमाउंट भी गलत लिखी 1350। बैंक के बारे में या कैश के बारे में खामोश है, तो वो ठीक है 13,500। रेक्टिफिकेशन करें इसकी, क्रेडिटर को डेबिट करें, क्रेडिटर अकाउंट का डेबिट किया 15,000 से, ठीक हो गया जी। कैश एंड बैंक ऑलरेडी ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना है, 1,500 से मैंने कर दिया, ये भी ठीक हो गया। परचेज को क्रेडिट करें,
अकाउंट की गलती है तो डेफिनेटली सस्पेंस अकाउंट आएगा। डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, विच साइड स्मॉलर, क्रेडिट साइड स्मॉलर, तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट की, बताइएगा प्लीज। बारह 150। ठीक है जी, तो ये रेक्टिफिकेशन हो गई। रेपिटेटिव एडजस्टमेंट कुछ नया नहीं है, एग्जामिनर के पास अब बार बार वही सवाल रिपीट कर रहा है। Goods invoiced at 5700 returned by a debtor which were entered in the purchase day book। लें जी, रिटर्न की एंट्री है। Goods invoiced 5700 की returned by a debtor, ये भी एडजस्टमेंट उसने पहले पूछी हुई है। The purchase day book where the amount recorded in the debtor's account was 7500। ये तो purchase day book में लिख दिया और debtor में लिखा लेकिन गलत लिख दिया। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज सेल्स रिटर्न, गुड्स इनवॉइस जो हमने इनवॉइस की थी रिटर्न कर दी डेटर ने, तो एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी जी? थर्ड की। बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं, बेसिक, सिर्फ अंग्रेजी समझें और अपने मार्क्स लें। सही एंट्री थी सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड डेटर अकाउंट। जम्मिल नहीं बेटा, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस सीडी कहाँ पे लिखा है? अकाउंट लिखा है मैंने, सीडी तो कुछ नहीं लिखा। जो सस्पेंस के अकाउंट में इसको फॉरवर्ड करेंगे तो वहाँ ना बीडी बैलेंस आएगा ना सीडी बैलेंस आएगा। ठीक है, तो अमाउंट वाज 5700 ओरिजिनल अमाउंट। माशाल्लाह हमारे जूनियर अकाउंटेंट साहब ने क्या ब्लंडर किया। ब्लंडर क्या किया? एंटर्ड इन दी परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में एंटर की, अमाउंट के बारे में खामोशी, इसका मतलब अमाउंट 5700 ही है। तो परचेज डे बुक, परचेजेस, परचेज अकाउंट 5700। अमाउंट का तो एरर ही नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, वेयर एज द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द डेटर अकाउंट वाज 7500। डेटर के अकाउंट में क्या किया है? 7500 से लिख दिया, डेटर अकाउंट 7500। आकिब का सवाल है, सची सस्पेंस की एंट्री हर बार तंग करती है, और ना तंग हो, काइंडली इसे एक बार और समझा दें। बेटा जहाँ पे डेबिट क्रेडिट रेक्टिफाइड एंट्री में जहाँ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल ना आए तो वहाँ पे हम सस्पेंस लिख के इक्वल कर देते हैं। देखिएगा अभी इसी एंट्री में भी करेंगे। आखिर अब आपने गौर करना है और मैंने आपसे ही पूछना है। देखिए सेल्स रिटर्न लिखनी चाहिए थी, मैं लिखता हूँ जी सेल्स, आपने ज़रा गौर करना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट 5700 डेबिट ठीक हो गया। डेटर्स को देखें 5700 से क्रेडिट करना था, उसने 7500 से कर दिया, ज़्यादा क्रेडिट किया। तो जितना ज़्यादा क्रेडिट किया उतनी अमाउंट से डेबिट कर दें डेटर अकाउंट। आपके आपने गौर करना है बच्चे, उतनी अमाउंट से डेबिट कर दें। अमाउंट वाज विल बिकम 1800। थैंक यू आसिफ। मेरा डेटर भी ठीक हो गया, मेरी सेल्स रिटर्न भी ठीक हो गई। परचेजेज अकाउंट को देखें डेबिट किया हुआ है। अब परचेज अकाउंट को क्या करें? गलत डेबिट था, उसको ठीक करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। परचेज अकाउंट ये क्रेडिट हो गई, ये भी ठीक हो गई। अब बेटा आखिर ज़रा गौर करें, और मुजम्मिल आप भी दोनों साइडों पे देखें, डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट है और क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट है। आपस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है ना। हमें पता डबल एंट्री में तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ द जर्नल एंट्री इक्वल आती है। इसमें देखें डेबिट साइड पे अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड पे कम है। तो डबल एंट्री को बराबर करना है, क्या करूँगा? कौन सी साइड शॉर्ट है? आखिर डेबिट साइड शॉर्ट है या क्रेडिट? जी मुजम्मिल, ये मैंने अलाउ कर दिया बच्चे माइक आपका। क्रेडिट साइड शॉर्ट है ना, तो अब इसको इक्वल करना है। क्रेडिट साइड आखिर कितनी अमाउंट कम है क्रेडिट पे? ये लें 1800 मैंने क्रेडिट पे लिख दिया अरूबा,
आपके भी ये देखें लिख दिया, लेकिन किस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करूं, क्रेडिट किसको करना है मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। अब बात समझ आई है आपको? सस्पेंस अकाउंट की नहीं समझ आती, सस्पेंस अकाउंट वहां पे आएगा जहां पे रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल ना हो रही हो, तो जो साइड शॉर्टर है उस साइड पे वो जो शॉर्ट अमाउंट है, कम अमाउंट है, वो लिख के साथ में सस्पेंस लिख दें। अब आपका जिंदगी भर के लिए मसला हल हो गया। क्लियर? नो प्रॉब्लम मुजम्मिल। चलें जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कहता है जी। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में कहता है अ सब टोटल ऑफ स्टॉक शीट हैड बीन कैरिड फॉरवर्ड 21,000, यानी स्टॉक आपने 21,350 का था लिख दिया, इंस्टेड ऑफ 21,830 कम लिख दिया। ओके, एंड अनदर शीट हैड बीन ओवरकास्टेड, 1,000 रुपये से ज़्यादा लिख दिया। कितना कम लिखा, इन दोनों का डिफरेंस बताइए। ये भी शायद हमने पहले ट्रांजैक्शन की हुई है। 450, 450 से आपने ज़्यादा लिखा, कम लिखा, 450 से कम लिखा है ना, और 1,000 से ज़्यादा लिख दिया, तो डिफरेंस 1,000 से ज़्यादा लिखा माइनस 450, तो 550 का डिफरेंस आ गया। 550 से हमारा स्टॉक ज़्यादा लिखा गया। अब स्टॉक को कम करें, कोई करेक्ट एंट्री नहीं, कोई रॉन्ग एंट्री नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री, ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग है ना। तो स्टॉक कहाँ कहाँ पे लिखा जाता है? स्टॉक लिखा जाता है एक तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में जाकर ठीक करेंगे, करंट एसेट्स, सी ए लिख रहा हूँ आपके लिए, करंट एसेट्स में जाकर ठीक करेंगे। और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें क्रेडिट करते हैं, जिसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं। इसमें जाके क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे कितनी अमाउंट से, 550। ठीक है जी, 550 कहाँ से आया, 1,000 रुपये से ज़्यादा लिखा था माइनस 450 से कम लिखा था, तो एक ही एंट्री, दो एंट्रीज भी कर सकते हैं, दोनों एडजस्टमेंट्स को अलग अलग से ठीक करें और एक भी लिख सकते हैं। क्लियर जी? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये भी रेपिटेटिव ट्रांजैक्शन है जी, पिछले सवालों में आ चुकी है। 5वें पे जाइएगा, मिस्टर अरसलान, द ओनर ही हैड विथड्रॉन गुड्स 4680 फॉर पर्सनल यूज, नो एंट्री हैव बीन मेड, एंट्री नहीं की गई जी। ड्राइंग्स ले जी, 5वें नंबर पे आइए। अब हमें नहीं पता पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है या परपेचुअल है, मैं पीरियोडिक के मुताबिक एंट्री कर रहा हूँ जी। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स करके लेके गए, तो ड्राइंग्स अकाउंट 4680। तो क्रेडिट किसको करना था? अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो परचेजेस को, अगर परपेचुअल है तो इन्वेंट्री को। ठीक है, मैं दोनों लिख रहा हूँ। तो परचेजेस किसके लिए लिखा है मैंने, पीरियोडिक, कभी सवाल में दे सकता है जी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, और इन्वेंट्री परपेचुअल। देख लें बेटा, ये पिछले चैप्टर का ही नॉलेज है, क्वेश्चन में उसने खामोशी इख्तियार किया, तो आप जो भी लिखेंगे उसके लिए एक्सेप्टेबल है। सवाल बनाने वाले ने भी इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया कि पीरियोडिक और परपेचुअल के बारे में बता ही देता। तो रेक्टिफाइड एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट परचेजेस, एग्जामिनर लाइक करेगा जी अगर आप दोनों अल्टरनेटिव बताएंगे। इन एब्सेंस ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसको शर्मिंदगी भी होगी कि उसने क्यों नहीं सोचा। 4680, 4680, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जी हम। छठी ट्रांजैक्शन पे आइएगा। 6 ट्रांजैक्शन में कहता है अ चेक ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन हिज लेजर, सिर्फ लेजर की बात कर रहा है, अकाउंट की गलती है। ठीक है जी, उसके अकाउंट मैंने लिखा, तो चेक यानी बैंक के बारे में तो खामोशी इख्तियार की है, इसका मतलब है बैंक में लिख दिया। अब देखने में देखिए कितनी छोटी सी गलती लग रही है,
तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत क्या है, लेजर की गलती है, डबल एंट्री की गलती नहीं है। अगर वो कहते लिखी नहीं तो फिर हम डबल एंट्री की गलती समझते। उसने सिर्फ ये कहा हैज नॉट बीन पोस्टेड, सिर्फ पोस्टिंग का एरर है, यानी जर्नल एंट्री की उसने लेजर में पोस्ट करते हुए कस्टमर के लेजर यानी डेटर में नहीं लिखा, बैंक के बारे में खामोशी इख्तियार करके, इसका मतलब बैंक में लिख दिया हुआ। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती थी, करेक्ट एंट्री इसकी बनती है जी बैंक अकाउंट डेबिट एंड डेटर अकाउंट क्रेडिट 10,000 10,000। ठीक है, गलती क्या होगी इससे, रेक्टिफाइड, उसने उसके कस्टमर के अकाउंट में नहीं पोस्ट किया, यानी बैंक के बारे में खामोशी इख्तियार की। बेटा बड़ा इंटेलिजेंटली आपने बिहेव करना है, यहाँ पर नहीं लिखा, उसने पोस्ट नहीं किया। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, बैंक तो ऑलरेडी ठीक है, तो हम डेटर को क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री से डबल एंट्री से आगे जो गलती होती है ना पोस्टिंग की, उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट आता है। 10,000 से मैंने डेटर्स को क्रेडिट किया, लेकिन डेबिट किसको करूँगा, सस्पेंस को। तो बैंक तो ऑलरेडी ठीक लिखा हुआ है, आगे मुझे यहाँ पे पता नहीं था मैं किसको डेबिट करूँ, क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री को इक्वल करना ना एडजस्टिंग एंट्री को, तो मैंने सस्पेंस को डेबिट कर दिया। क्लियर आकिब जी। 6 के बाद 7 ट्रांजैक्शन पे आते हैं जी। कहते हैं सेल्स इनवाइस, सेल्स इनवाइस का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रेडिट पे सेल की गई है, तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी, इनवाइस से पता चला मुझे। सेल्स इनवाइस, इनवाइस हमेशा उधार के लिए इशू की जाती है। जो आपको कैश जमा कराते हुए जो डॉक्यूमेंट मिलता है ना उसको रसीद कहते हैं। रसीद में और इनवाइस में फ़र्क है। रसीद आमतौर पे कैश ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है और इनवाइस उधार की ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। A sales invoice of rupees 14,000 had been wrongly passed through the sales day book। अब डे बुक कह रहा था, डे बुक में कितना लिख दिया है 1400। अगर डे बुक में 1400 लिखा है तो जब आप लेजर में पोस्ट करेंगे तब भी आप 1400 से ही पोस्ट करेंगे ना। डे बुक का जहन में लेके आइए, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री क्या करते हैं आप डे बुक में लिखते हैं उधार की सेल्स। डे एंड पे आपने 1400 रुपये लिखा, डे एंड पे टोटल करेंगे तो 1400 को ही आगे पोस्ट करेंगे ना। तो जब आपने डे बुक में गलत अमाउंट लिख दिया तो आगे जब इसको डेटर अकाउंट और सेल्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो 1400 ही पोस्ट हो गया, तो डबल एंट्री। इससे ऊपर वाले में देखें सिर्फ अकाउंट का एरर था, लेकिन इस एडजस्टमेंट में बुक का एरर है, डे बुक का। तो डबल एंट्री, एंट्री ठीक की लेकिन अमाउंट कम लिख दी। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर मैं इसको एंट्रियों को लिख लूँ तो जब एंटर कर रहा था तो होना चाहिए था डेटर अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इसमें इसी तरह से पोस्ट होना था। सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट वाज 14,000। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है बेटा, उसने आपको अकाउंट्स और बुक्स में खिलाया इस सवाल में। किया क्या उसने, डे बुक में लिखा ठीक, उसने ये नहीं कहा डे बुक में नहीं लिखा, उसने कहा परचेज डे सेल्स डे बुक में ही लिखा लेकिन 1400 से लिख दिया। डे बुक में लिखने के बाद जब वो डबल एंट्री पोस्ट करेगा बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री तो डेटर अकाउंट सेल्स अकाउंट, लेकिन अमाउंट कितनी लिख दी है, एक ज़ीरो कम कर दिया, बस ये गलती हुई है। इससे ऊपर देखें उसने अकाउंट में नहीं पोस्ट किया, यहाँ पे बुक्स में अमाउंट ही गलत लिखी है, तो पोस्टिंग के बारे में खामोशी, मतलब पोस्टिंग ठीक की, डेबिट क्रेडिट ठीक किया, अमाउंट ठीक नहीं थी। अब ठीक कर दें, डेटर्स को और अमाउंट से लिखें और सेल्स को भी और अमाउंट से लिखें। डेटर्स का बैलेंस बताइए क्या बनेगा जी, 12,600 बनता है। ठीक है, 14,000 माइनस 1,400। क्लियर जी। 8वीं ट्रांजैक्शन पे आइएगा। कहता है गुड्स इनवाइस, अब दोबारा इनवाइस करा रहा है आपसे उधार की सेल्स, लेकिन रिटर्न, अब ये सेल रिटर्न की एंट्री है। सेल्स रिटर्न बाय सलमान खान, आमिर खान भी लिख सकता था, सलमान खान वर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक
एक तो परचेज डे बुक में लिख दिया 12,000 से, क्योंकि अमाउंट नहीं बताई ना परचेज डे बुक में कितना लिखा है। यहाँ तक अगर फुल स्टॉप होता ना तो डबल एंट्रीज ने गलती से क्या करनी थी, परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप। लेकिन आगे क्लैरिफाई करता है, ऐड करता है। ऊपर वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस 7वें और 8वें एडजस्टमेंट को अच्छी तरह समझिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फुल स्टॉप नहीं ऐड किया, कहता परचेज डे बुक में एंटर कर दिया 12,000 से, क्योंकि अमाउंट नहीं बताई। एंड पोस्टेड देयर ऑफ टू सलीम्स अकाउंट, सलमान अकाउंट नहीं, सलीम्स अकाउंट, हु इज क्रेडिटर, जो क्रेडिटर है उसके अकाउंट में लिख दिया 21,000, यानी पोस्ट भी कर दिया। और जब पोस्ट किया तो क्रेडिटर भी गलत और अमाउंट भी गलत। पहले तो सही एंट्री करें ना, सलमान खान ने जब आपको रिटर्न किया तो सलमान खान की एंट्री करें। सलीम को देखते हैं। 8वीं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 8, सलमान खान को उन्होंने चीज़ें वापस की हैं, तो एंट्री होनी चाहिए थी सलमान खान ने वापस की हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड डेटर, डेटर भी वो वाला जो सलमान है, सलमान, ठीक है जी। और अमाउंट वाज 12,000। गलत क्या किया इन्होंने, एक तो परचेज अकाउंट में लिख दिया और दूसरा क्रेडिटर में लिखा, और क्रेडिटर का नाम भी क्या है, सलमान नहीं है, सलीम है, ठीक है जी। लगता है इसको अनारकली पसंद थी तो सलीम के अकाउंट में उसने क्रेडिट कर दिया। अब देखिए बेटा अमाउंट के बारे में देखिए, टेक्निकल नॉलेज क्या है, एक्सपर्टीज क्या चाहिए हमें। देखिए यहाँ पे बेटा उसने कहता है पास थ्रू दी अवर एंटर्ड इन दी परचेज डे बुक, हमने परचेज डे बुक में लिखा, यहाँ पे अमाउंट नहीं बताई उसने, तो अमाउंट क्या लिखूंगा, क्योंकि अमाउंट में उसने खामोशी इख्तियार किया, जिसका मतलब अमाउंट लिखूंगा 12,000। यहाँ पे अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए बेटा, यही टेक्निक बार बार यूज़ कर रहा है वो, 12,000, क्योंकि इसके बारे में अमाउंट नहीं बताई हुई। दूसरा देखिएगा जी, कहता है परचेज डे बुक में लिख दिया, अमाउंट खामोशी, तो इसलिए मैंने 12,000 लिखा। कहता है एंड पोस्टेड, आगे जब पोस्ट कर रहा है, देर फ्रॉम सलीम खान अकाउंट पोस्ट कर दिया, हु इज क्रेडिटर, क्रेडिटर में डेटर की बजाय, और अमाउंट भी कितनी लिख पोस्ट की है, 21,000 रुपये। अब यहाँ पे जब मैं अमाउंट लिखूंगा सलीम खान के अकाउंट में, वो कितनी है, 21,000 रुपये। समझ आया जी बेटा ये पॉइंट। परचेज लिखते हुए उसके हाथ कांप रहे हैं, उसने लिखा नहीं है अमाउंट कितनी है, खामोशी इख्तियार की तो सही अमाउंट। सलीम के अकाउंट में पोस्ट करते हुए चीख चीख के बता रहा है कि 21,000, ताकि बच्चा परचेज में भी 21,000 लिखे, तो आपने अपने आप को यहाँ पे इस गलती से बचाना है। तो सबसे पहले तो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करें ना, सेल्स रिटर्न 12,000 से आप रिकॉर्ड करें, ये ठीक हो गया। डेटर, चलिए ओरिजिनल एंट्री ही रिकॉर्ड कर दें, दो अलग भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। डेटर अकाउंट ओरिजिनल एंट्री 12,000 से क्रेडिट। डेटर भी कौन है जी, डेटर सलमान, ये एंट्री पास होगी। इसको रिवर्स करें, एक तो क्रेडिटर को रिवर्स करें, क्रेडिटर गलत रिकॉर्ड हुआ सलीम, सलीम का क्या कसूर है, सलीम का कसूर यह है कि उसने अनारकली को क्यों अच्छा जी ये भी ठीक हो गया, गलत डेबिट था, क्रेडिट था आपने डेबिट कर दिया। परचेज गलत डेबिट था, उसको क्रेडिट करके कैंसिल करें। आपकी आपकी एंट्री आ गई है, मुजम्मिल आपकी भी एंट्री आ गई है। अब बताएं बेटा, पहली एंट्री में डेबिट क्रेडिट सेम है, इक्वल है। दूसरी एंट्री में देखें, डेबिट 21,000, क्रेडिट 12,000, डबल एंट्री तो कंप्लीट नहीं है। अब क्रेडिट साइड कम है, कितनी अमाउंट से कम है जी, आके बताइए कितनी अमाउंट से फर्क आ रहा है। क्रेडिट साइड कम लिखी हुई है, मुजम्मिल आप बता दें। 9,000, 9,000 से क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में मैंने 9,000 लिखा, लेकिन सस्पेंस अकाउंट के साथ, ठीक है। आपकी बहन को जुमा पढ़ने चले गए हैं आकिब साहब, आपसे पूछा था, अच्छा लेट जवाब दिया, दे दिया जी। तो बेटा ये यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट आएगा। मुजम्मिल और आकिब आप दोनों को सस्पेंस की समझ आ गई।
जी आकिब, गलती होगी मेरे से, आपने थोड़ा देर से बताया था, मैंने पहले कमेंट कर दिया। तो बेटा रेक्टिफाइड एंट्री में अगर डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल ना हो अमाउंट, तो जो अमाउंट कम, जो साइड कम होती है, अगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड पे उतनी अमाउंट लिख के सस्पेंस। आठवीं एडजस्टमेंट के बाद देखिएगा जी नौवीं एडजस्टमेंट क्या है इस सवाल में। कहते हैं जी गुड्स वर्थ 14,700 परचेज ऑन 27 जुलाई हैव बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एंड क्रेडिट टू सप्लायर अकाउंट, यानी आपने परचेज टू सप्लायर लिख दिया, बट गुड्स वर नॉट डिलीवर्ड टिल 3 जुलाई, 3 जुलाई तक अभी तक चीज़ें नहीं मिली, हमारा 30 जून पे साल ख़त्म हो गया, 3 जुलाई तक चीज़ें नहीं मिली। द टाइटल ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैड बीन पास्ड ऑन 27 जून, हमारे साल में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई थी, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। आज ही ऐसी एडजस्टमेंट हमने सीखी है जिससे पहले वाले सवाल में। सेम एडजस्टमेंट रिवाइज हो गई है जी, नो एडजस्टमेंट। ठीक है, 10वीं ट्रांजैक्शन देखिएगा। कहते हैं ट्रायल बैलेंस शोज अ डेटर्स कंट्रोल अकाउंट 82,000 एंड अ क्रेडिट ऑफ 16,320 इन प्रोविजन अकाउंट। अब बैड डेट्स का नॉलेज चेक कर रहा है। ट्रायल बैलेंस में ये दो आपको बैलेंस नजर आए। कहते हैं 11,560 इज नो मोर रिसीवेबल, अब इसका बैड डेट बनाए एंड नीड टू बी रिटर्न ऑफ, और इसको रिटर्न ऑफ होने की जरूरत है, ये भी एडजस्टमेंट हमने पहले की हुई है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, अभी आपने प्रोविजन मेंटेन करनी है, तो चलें जी रिवाइज कर लेते हैं। एक्स में एडजस्टमेंट करनी है हमने, लेकिन इसके साथ अब वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग नंबर 1, इसमें हम बैड डेट का नॉलेज रिवाइज करते हैं। डेटर का अकाउंट बनाया जाता था, फाइनल अकाउंट में भी यही काम करते थे। बैड डेट्स का अकाउंट बनाइए, बैड डेट्स का भी अकाउंट बनाया जाएगा। प्रोविजन का अकाउंट बनाएं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, ये 3 अकाउंट्स मेंटेन कर लिए। डेटर्स का बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है दैट इज अनएडजस्टेड बैलेंस, क्योंकि हमने काफ़ी सारी गलतियां ठीक कर दी हैं। अनएडजस्टेड 82500, 82500 अनएडजस्टेड बैलेंस। प्रोविजन का बैलेंस था हमारे पास 16,320, तो प्रोविजन में लिखें 16,320, 16,320 अनएडजस्टेड। ठीक है जी, ये दोनों अनएडजस्टेड बैलेंसेस लिख दिए। आगे क्या कहता है जी, बैड डेट करें। कहते हैं जी 11,560 इज नो मोर रिसीवेबल एंड नीड टू बी रिटर्न ऑफ बैड डेट्स, तो बैड डेट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, तो बैड डेट्स में डेबिट करें 11,560, कहाँ से आए हैं, डेटर्स अकाउंट में से, और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करें 11,560, कहाँ से आए जी, बैड डेट्स। क्लियर जी, ये हमने बैड डेट्स की एंट्री कर दी। अब हमने डेटर्स को भी तो ठीक करना है ना, सारी रेक्टिफाइड एंट्रीज में देखिए जहाँ जहाँ डेटर्स आ रहे थे, पहली एडजस्टमेंट में डेटर्स नहीं है, दूसरी एडजस्टमेंट में डेटर्स नहीं है, तीसरी एडजस्टमेंट में ये देखें जी डेटर्स आ गए। डेटर्स 1800 से डेबिट हो रहा है, तो डेबिट करें, क्यों डेबिट हो रहा है, परचेज या सस्पेंस की वजह से। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है जी, 3। 1800 से डेटर्स को डेबिट करें रेक्टिफाइड एंट्री से, एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास थी 3। ठीक है, अब है क्या, लिखेंगे क्या हम, सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 से, और परचेजेस भी लिख सकते हैं। मैं परचेजेस लिख रहा हूँ, परचेज भी लिख सकते हैं, सस्पेंस भी लिख सकते हैं, परचेज की वजह से या सस्पेंस की वजह से। ठीक है जी, ये हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 में से डेटर्स को ठीक कर लिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेटर नहीं है, डेटर्स नहीं है, यस डेटर्स हैं, 10,000 से डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो करें जी 10,000 से डेटर्स को क्रेडिट, 10,000 से मैंने डेटर्स को क्रेडिट कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है जी, जहाँ पे डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 है, और 10,000 से क्रेडिट हो रहे हैं सस्पेंस अकाउंट की वजह से। एडजस्टमेंट नंबर 6 है जी, सस्पेंस की वजह से। ये थी एडजस्टमेंट नंबर 9।
10, ये भी एडजस्टमेंट नंबर 10 है। सस्पेंस अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा जी, नेक्स्ट वी आर हैविंग अगेन डेटर इज डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से। तो एडजस्टमेंट नंबर 7 में डेटर्स, एडजस्टमेंट नंबर 7 सेल्स की वजह से डेटर्स अब क्रेडिट हो रहे हैं 12,000 रुपये से। नेक्स्ट देखिएगा जी, और किसी ट्रांजैक्शन में डेटर साहब का कसूर, सेल्स रिटर्न है, सॉरी जी सेल्स रिटर्न है 12,000 से, नहीं वो 12,600 था, नोट कर लिया हमने 12,600 से हैं। ये क्या किया मैंने, हमने 12,000 से क्रेडिट कर लिया, यहाँ पे 12,600 से डेबिट भी हो रहे हैं ना, एडजस्टमेंट नंबर 7 में डेबिट भी हो रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर 7 में डेबिट हो रहे हैं सेल्स की वजह से, और अमाउंट है 12,600। नेक्स्ट देखिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 8 में डेटर क्रेडिट हो रहे हैं 10,000 से, लेकिन ये एडजस्टमेंट नंबर 6 है। एडजस्टमेंट नंबर 7 8 में क्रेडिट हो रहे हैं सेल्स रिटर्न की वजह से 12,000, ये सेल्स रिटर्न है जी, और एडजस्टमेंट नंबर 8 है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जी, इसमें नहीं है, बस जी यही एडजस्टमेंट्स थी, कंप्लीट होगी। डेटर का बैलेंस टोटल बताइए क्या आता है जी, बेटा इसको अलहदा सवाल कंसीडर करें, बैड डेट्स का क्वेश्चन है ये। ग्रैंड टोटल बताइए क्या आता है। $96,900, 96,900। इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करें तो हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस क्या बचता है, एडजस्टेड बैलेंस 63,340। कोई उसने हमें नहीं बताया रेक्टिफाइड वो जनरल स्पेसिफिक गुड डेट्स नहीं बताए, तो सी डी बैलेंस डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा, सी डी बैलेंस 63340 मल्टीप्लाई बाय रेट उसने ऊपर बताया होगा डेफिनेटली। प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड 10%, तो 10% इसकी प्रोविजन का बैलेंस मेंटेन करें इंटू 10%, तो हो जाएगा 6,334। बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स को ट्रांसफर करें प्रोविजन अकाउंट में, तो 11,560 प्रोविजन अकाउंट में चला जाएगा, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 11,560 बैड डेट्स में से आया। इसकी डबल एंट्री पास करें, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 11,560, 11,560। इससे पहले बैड डेट्स की डबल एंट्री भी पास करनी थी हमने, यहाँ से लिखता हूँ जी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 11,560 एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 11,560। पहले बैड डेट्स में ट्रांसफ़र करें, बैड डेट से फिर आपने प्रोविजन में ट्रांसफ़र किया, अब प्रोविजन के अकाउंट को क्लोज करें। डेबिट आ रहा है जी 17,894, 17,894, इसमें से क्रेडिट माइनस करें तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा 1574। इसकी डबल एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। कोई नया नॉलेज नहीं है, वही पुराने घिसे पिटे काम कर रहे हैं। 1574, 1574 ये एंट्रीज होनी चाहिए थी, नहीं की, तो यही एंट्री यहाँ पे पास करते हैं रेक्टिफाइड में। ठीक है बच्चों, तो 3 एंट्रीज करनी थी हमने, बैड डेट की, बैड डेट टू डेटर्स, फिर प्रोविजन में ट्रांसफर करें
और फिर प्रोविजन से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन निकालें। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11। बाकी क्वेश्चंस बेटा मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस आपसे शेयर कर लूँ, आप होमवर्क करें, होमवर्क करने के बाद कंप्लीट करने के बाद उन वीडियोस को देखिएगा। सी यू इन टुमारोज क्लास। अल्लाह हाफिज़। स्टोर्स एंड स्पेस बेटा ये भी आपके करंट एसेट्स होते हैं। स्टोर्स एंड स्पेस इन्वेंट्री है, ये आपने कहाँ पे पढ़ लिया है? स्टोर्स एंड स्पेस। फालतू चीज़ जो आपने रखी होती है ना, ये बेटा आसिफ, ये उन बिजनेसेस में होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैपल लीफ की बात करूँ, मैं अगर सितारा केमिकल की बात करूँ, मैं अगर डीजी सीमेंट की बात करूँ, मैं अगर फातिमा फर्टिलाइजर के प्लांट की बात करूँ, बेटा ऐसी दूर दूर दराज की जगहों पे ना, जैसे शुगर मिल्स होती हैं, वो दूर दराज की जगहों पे इनके प्लांट्स होते हैं। तो इन्होंने कुछ चीज़ें अपने पास स्टोर्स में स्पेयर रखी होती हैं। स्पेयर कैसे? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन है तो उसने कुछ स्विच, कुछ लाइट्स, कुछ बल्ब स्पेयर रखे होते हैं जो कि एसेट है, ठीक है। और इसी तरह अगर गाड़ियां चल रही हैं तो कुछ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट रखे होते हैं, बाइक्स के, मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स रखे होते हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ें ला के रखी होती है, तो ये एसेट होता है, जस्ट लाइक इन्वेंट्री। इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।